अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है पर समझना बहुत लाजमी है। तो इसको समझने के लिए हम सपोज करें जो हम अक्सर अपने रियल लाइफ में करते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक फ्रूट वाले के पास चला गया और मुझे एप्पल्स चाहिए थे। मैंने उसको बोला यार मुझे एप्पल्स चाहिए। तो उनका सवाल मुझसे ये था यार कितने केजी चाहिए आप। तो इनिशियली मैंने उनसे एप्पल्स मांगे थे तो उसने मुझसे कहा यार हाउ मच यानी कितने केजी आपको चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार मुझे 1 केजी चाहिए। तो मैं स्पेसिफाइड कर चुका। फिर उसने कहा यार जो बैलेंस उनके पास था वो एक तरफ वो उसने मेरी तरफ कर दिया और एक साइड उसने इस बैलेंस के दो साइड्स होते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। एक साइड उसने क्या किया एक छोटा सा पत्थर रखा यानी जो मेटल का एक पीस था उसने रखा और इस मेटल पीस के ऊपर जब मैंने देखा तो यहाँ पे 1 केजी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 1 केजी। उस बैलेंस के दूसरी साइड आपके पास एक पेन था और उसके अंदर मुझे एप्पल्स रखने थे। मैंने अपनी मर्जी से एप्पल्स रखने शुरू कर दिए। सपोज फर्स्ट इनिशियली 3 रखे तो ये अनबैलेंस थे। फिर चौथा रखा ये भी तब भी अनबैलेंस थे और फिफ्थ एप्पल जैसी रखा ये क्या हो गया बैलेंस्ड। अब सोचने वाली बात ये है कि यार क्या मैंने एप्पल की मासेस एप्पल से कंपेयर करके कैलकुलेट किया है? नहीं। एप्पल की जो मासेस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो किसके रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ? इस स्टोन की रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट से? इस स्टोन के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ। तो अब जो मास ऑफ एप्पल है इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मास ऑफ एप्पल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? रिलेटिव मास ऑफ एप्पल। रिलेटिव मास ऑफ एप्पल। और ये एप्पल्स की जो हमारे पास है मास थी वो आपने कैलकुलेट किया था किसके रिस्पेक्ट से? इस पत्थर के रिस्पेक्ट से या इस स्टोन के रिस्पेक्ट से। अब आप जो कुछ भी खरीदते हो जिसकी अगर आपने मास कैलकुलेट करना तो आपको ये स्टोन्स की जरूरत है। इन स्टोन्स के बगैर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टोन आपके पास है वो क्या है? एक्सटेंडेड आपके पास है स्टोन है। क्या है? एक्सटेंडेड स्टोन है। और इसी की मदद से मैं किसी भी चीज की क्या कर सकता हूँ? मास मेजर कर सकता हूँ। तो वो जो मास मैं मेजर कर रहा हूँ उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मास कहलाया जाता है। अब उसी तरह मैं एटम्स की मास कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो मेरे पास सबसे पहली बात यार एक स्टैंडर्ड एटम का होना लाजमी है। एक्सटेंडेड एटम का होना लाजमी है। और साइंटिस्ट ने जो स्टैंडर्ड एटम कंसीडर किया था वो कार्बन 12 था। क्या था? कार्बन 12। अब ये मैंने साथ में 12 क्या लिखा? इस 12 का मतलब ये कि जो कार्बन है जिसके पास आपके पास 6 प्रोटॉन है और आपके पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को जब आप सम करोगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। वो जो कार्बन 12 इन्होंने जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कंसीडर किया था साइंटिस्ट ने क्या किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो ये कार्बन 12 है। इनिशियली आपके पास कार्बन 12 का एक पीस है और इससे मैंने अब इक्वली यानी 12 छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए। यानी इसको इस तरह से मैंने कहा था कि यार अराउंड आपके पास 12 इक्वल पीसेस आपने यहाँ पे बना दिए। कितने बनाया? 12 इक्वल पीसेस मैंने यहाँ पे इस कार्बन 12 के बना दिए। अब साइंटिस्ट ने कहा यार यहाँ जो सिंगल पीस है ये सिंगल जो पीस है इसको इन्होंने डिफाइन किया है 1 AMU। क्या डिफाइन किया है? 1 AMU। तो अब अगला पॉइंट हमारे पास ये आता कि यार ये AMU क्या बोला है भाई? ए बेसिकली आपके पास एटॉमिक है और यहाँ जो M है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और U आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात याद रख लीजिएगा हमारा जो स्टैंडर्ड एटम है वो कौन सा है? कार्बन 12 है। और इसको कार्बन 12 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। और नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन्होंने इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस कार्बन 12 से 12 पीसेस बना दिए। अब अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इन्होंने एटम्स के मासेस कैसे कैलकुलेट किए। अब उनकी बारी है। लेट्स सपोज अगर हम बात करना चाहिए हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज लिथियम। क्या है? लिथियम। अब मुझे इसका रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए। क्या चाहिए? रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए। तो अब आपने इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है?
सबसे पहले आप एक बैलेंस कंसीडर करेंगे, इसके एक साइड यानी सपोज करें लेफ्ट या राइट साइड आपने क्या रखना, लिथियम रखना। फिर उसके बाद जितने आपने पीछे कार्बन 12 के जो पीसेस बनाए थे उनमें से एक फर्स्ट पीस आपने जैसे यहाँ पे रखा तो ये बैलेंस नहीं हुआ। फिर सेकंड पीस आपने रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। फिर थर्ड पीस आपने रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। फिर इसके बाद आपने फोर्थ पीस रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। फिफ्थ रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। सिक्स रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। बस जैसी 7 रखा तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो इसका मतलब 7 यूनिट से आपका लिथियम बैलेंस्ड हो रहा, तो इस लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, 7 AMU है। क्या है, 7 AMU। याद रख लीजिएगा, इस जो लिथियम का एटॉमिक मास आपके पास क्या है, वो 7 AMU है। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास 7 AMU आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करना चाहूँ तो अगेन आपने एक बैलेंस कंसीडर किया है और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है और आपने एक तरफ ऑक्सीजन रखा। और अब दोबारा से वो जो मैंने छोटे छोटे कार्बन के जो यूनिट्स बनाए थे उनको दूसरे साइड आपने बैलेंस के ऊपर रखने की कोशिश की। फर्स्ट जब जैसे ही मैंने फर्स्ट बॉक्स रखा तो ये बैलेंस नहीं हुआ। सेकंड रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। थर्ड रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। फोर्थ रखा तब भी बैलेंस नहीं हुआ। जैसे फिफ्थ रखा बैलेंस नहीं है। सिक्स पे भी नहीं है। सेवन पे भी नहीं है। एट पे भी नहीं है। 9 पे भी नहीं है। 10 पे भी नहीं है। 11 पे भी नहीं आ रहा। 12 पे भी नहीं आ रहा। 13 पे भी नहीं आ रहा। 14 पे भी नहीं आ रहा। 15 पे भी नहीं आया और 16 पे ये बैलेंस्ड हो। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास क्या है, 16 AMU है। क्या है, 16 AMU। तो अब एटॉमिक मास को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड टू C12 यानी कार्बन 12 इज नोन एज नोन एज रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास, या उसको आप कैपिटल ए विथ स्मॉल आर, जिसे हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में AR कहते हैं। ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास हम कुछ आइसोटॉप्स की भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, लेट्स सपोज अगर बात की जाए तो आइसोटॉप्स, एक और चीज यहाँ पे, एक और टॉपिक आपका आ रहा, दैट इज आइसोटॉप्स की बात हो रही है। तो आइसोटॉप्स बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। याद रख लीजिएगा, जिनका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। और उसी तरह अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कहलाए जाते हैं हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स। तो इनमें जो हमारे पास है दो जाने पहचाने आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो एक क्लोरीन 35 है और ये आपके पास के एक क्लोरीन 37। नेचर में ये दोनों पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा ये नेचर में ये दोनों पाए जाते हैं, तो अब ये जो क्लोरीन 35 है वो कितना परसेंट पाया जाता है, वो अराउंड आपके पास 75% पाया जाता है। और क्लोरीन 37 आपके पास 25% पाया जाता है। और ये जो मैंने परसेंटेजेस लिखी हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, एबंडेंस कहा जाता है। अब साइंटिस्ट को सिर्फ एक एलिमेंट के को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों कभी भी पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक कैलकुलेशन स्टार्ट की, क्योंकि उनको AR चाहिए था और AR आपके पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो सिंपल काम उन्होंने ये किया कि यार ये जो मास ऑफ क्लोरीन है जो 35 आपका आ रहा है, उसको इन्होंने एबंडेंस से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले। तो 35 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो रहा है, 75। फिर बीच में प्लस की साइन उन्होंने प्लस बना दिया। नाउ द नेक्स्ट जो आइसोटोप आपका है जिसका एटॉमिक मास 37 है, और इस 37 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 25 के साथ, क्योंकि इसकी एबंडेंस आपके पास है 25 है। अगर आप इन दोनों की टोटल एबंडेंस कैलकुलेट करना चाहें तो जो कि आपके पास है 100 है, तो इसी को आपने 100 से डिवाइड करना है। और अब इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक आंसर आ जाएगा दैट इज 35.5
5 AMU और ये कहलाया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसे आप कह सकते हैं कि एवरेज आइसोटॉपिक मास ऑफ एन एटम। तो ये जो टॉपिक था ये आपने एआर निकाला था आइसोटॉप्स के। तो जब भी अगर आपके पास आइसोटॉप्स और उनकी अबंडेंस दी जाए तो इससे आप क्या कर सकते हैं, उनके आप एआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इसके साथ अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।